हेलो बच्चों। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी अभी तक हमारे पास एग्जाम्पलर आए हैं, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चन करना वन बाय वन स्टार्ट करिए। करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रे। कैथोड रे क्या बेटा? कैथोड रे इज नथिंग बट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बीम होती है ये। तो क्या सही नहीं है? तो पहला कह रहा है इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। भाई बिल्कुल होती है। कैथोड रे हमें पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी हुई थी कि इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऐसी वेव जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन सी होती है? पढ़ा होगा आपने ईएम रेडिएशन में कि एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी ईएम रेडिएशन है। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों कैथोड रे आपने कभी भी नहीं सुनी होगी ईएम वेव में। उस स्पेक्ट्रम में कोई कैथोड रे नहीं थी, बिकॉज कैथोड रे नो, cathode ray is not an EM wave. That's why the answer is B. They are not electromagnetic wave. They do not produce electric and magnetic field. Next question. अगला क्वेश्चन है which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode ray. कैथोड रे पता है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। बिल्कुल सही बात है। कैथोड रे कैथोड से चलती है, कहाँ से चलती है? सेकंड ऑप्शन बोला दैट स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। कैथोड रे अगर कोई भी फील्ड ना हो तो स्ट्रेट ही चलती है। थर्ड बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब। बिल्कुल भाई। कैथोड रे क्या है? इलेक्ट्रॉन की बीम है। इलेक्ट्रॉन की बीम किसी भी इलेक्ट्रोड से आए, बात तो वही है ना। इलेक्ट्रॉन चाहे वो किसी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से निकल रहा है या किसी मान लीजिए आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। वो इलेक्ट्रोड डिपेंड नहीं करता किस इलेक्ट्रोड से आ रहा है। फोर्थ कह रहा है ऑप्शन कि जो आपका कैथोड रे है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस में। बेटा नेचर ऑफ गैस, अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली है उससे निकली कैथोड रे, तो वो भी इलेक्ट्रॉन ही है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस के हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि वो किस किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। ना इलेक्ट्रॉन का, ना प्रोटॉन का, ना न्यूट्रॉन का, कुछ नहीं पता होता। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ अता पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूल के है। तो कैथोड रे जिस किसी मॉलिक्यूल से आई है वो सेम ही होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस हो, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, कैथोड रे सेम ही होती है, इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following statement about the electron is incorrect? ठीक है, अच्छी बात है। ऑप्शन बोलता है इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस ही तो होता है, और क्या होता है? बी बोलता है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के बराबर। अरे न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन से मैसिव होता है, न्यूट्रॉन तो बहुत मैसिव होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो हम क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट इक्वल मास, थोड़ा बहुत बराबर ही होता है, हल्का डिफरेंस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल ही कम होता है। इसीलिए बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के इक्वल बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बेस है एटॉमिक मॉडल्स पे, जो मॉडल्स हमने पढ़े थे। तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पढ़ा था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नहीं हो रहा है कंक्लूजन ड्राइव? तो पहला बोलता है इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल सही बात है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। बी बोल रहा रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट इतना, वाइल न्यूक्लियस, इतना सही बात है। न्यूक्लियस बहुत ही अंदर होता है एटम के, एटम बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है। सही बात है। सी बोलता है इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड एनर्जी क्या बोल दिया? ये फिक्स एनर्जी वर्ड, ये फिक्स एनर्जी, फिक्स ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, शेल्स, ये बड़े बड़े वर्ड जो थे बोहर ने बोले थे। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो कोई फिक्स एनर्जी था ही नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव इन अराउंड द न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने कहा था। फिक्स एनर्जी है, एनर्जी लो है, हाई है,
इसकी कहीं बात नहीं हुई थी, दैट्स वाई द आंसर इज सी। तो बेटा जो सी ऑप्शन है वो इसमें सब में से आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये हम नहीं ड्राइव कर सकते रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है which of the following property of an atom could be explained correctly by Thomson model of atom। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था हमने, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है एक्सप्लेन करता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द एटम, ये बताया था, इन द पॉजिटिव चार्ज पेयर बताया था। और उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी, थॉमसन ने कहा था जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है ना, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन, दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। एटम को न्यूट्रल कैसे है ये बताया थॉमसन ने। थॉमसन एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन द एटम। तो इस हिसाब से जो सही बात होगी वो क्या होगी, ए ऑप्शन, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, दैट हाउ द एटम इज न्यूट्रल, वो बताया था हमें थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है टू एटम आर सेड टू बी आइसोबार। व्हाट आर आइसोबार? आइसोबार मतलब सेम मास नंबर बट क्या, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसके होते हैं, इक्वल, प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो आइसोबार का मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, बिकॉज आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप का उल्टा था, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट सही है इसमें से, तो आप सारे स्टेटमेंट पढ़िए और आपको देखेंगे तो डी ऑप्शन सही बात कह रहा है। वो कह रहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम, मतलब व्हाट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर का सम, क्या होता है, ये कह रहा है मास नंबर, मास नंबर सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, मतलब प्रोटॉन्स क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और मास नंबर जो है वो सेम है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नथिंग बट मास नंबर एंड ओनली प्रोटॉन आर एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये डेफिनेशन है आइसोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 होता है। एवरेज जो मास आ रहा है 35.5, ये भी हम जानते हैं। बोलता है बताइए क्या रेशियो है दोनों क्लोरीन का, तो पहले परसेंटेज निकाल दीजिए। तो बेटा मान लीजिए कि अगर पहले वाले क्लोरीन का परसेंटेज जो है 35 वाले क्लोरीन का ये x परसेंटेज है, तो दूसरे वाले क्लोरीन का परसेंटेज कितना आएगा, दूसरे क्लोरीन का परसेंटेज आएगा 100 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों मिला के होता है 100, परसेंटेज इज ऑलवेज 100, तो अगर एक x से दूसरा क्या होगा 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज हमने ले लिया है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है परसेंटेज अबंडेंस की जो भी है डिवाइड बाय 100 इनटू मास नंबर, ये फॉर्मूला होता है। और सबको प्लस कर देना है, सिग्मा सबको प्लस कर देना है। तो करते हैं सॉल्व। अबंडेंस हमें पहले वाले की कितनी है, x है, तो x परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू मास नंबर 35 प्लस दूसरे वाले का अबंडेंस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 इनटू 37 इक्वल किसका है, इक्वल और 35.5 के बच्चों, सही बात है। तो क्या करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम, 100 को काटना मत ऐसे, एलसीएम लो, एलसीएम यहाँ ले लेती हूँ मैं, 35.5 इक्वल हो जाएगा 100, एलसीएम आया 35x प्लस 3700 माइनस 37x, करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 35.5 इंटू 100 इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x, हो जाएगा 3550 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3700, तो 2x हमारा हो जाएगा 3700 माइनस 3550, x निकालोगे आपका आंसर जो आएगा x का दैट वुड बी 75%। तो आपका जो क्लोरीन है, पहला क्लोरीन जो है 35 वाला बेटा वो हो गया हमारा कितना, वो है 75%, और जो दूसरा क्लोरीन है वो कितना होगा 100 माइनस एक्स, मतलब कि कितना 100 माइनस 75 दैट मीन्स 25%। तो 35 वाला क्लोरीन 75% है, दूसरा जो है 25% है, राइट।
तो रेशियो क्या होगा, तो बेटा ये है हमारा 25%, ये है हमारा 75%, रेशियो क्या हो जाएगा 1:3. व्हाट विल बी द आंसर, सी ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पूछ रहा है इन सब में से करेक्ट क्या है. चलो देखते हैं. Atoms of an element are composed of 2 fundamental particle. 2 नहीं होते 3 होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट पता करना है, तो 1 तो नहीं है. सेकंड बोलता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना होता है kg, बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन सही बात कह रहा है, इतना ही मास होता है इलेक्ट्रॉन का. थर्ड बोलता है ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी. आइसोटोप बेटा सेम ही एलिमेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. थर्ड भी सही बोल रहा है. फोर्थ कहता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. नो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर न्यूक्लियॉन्स. गलत बात कह रहा है ये, फोर्थ इज इनकरेक्ट. फिफ्थ कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. बिल्कुल सही है, डाल्टन ने कहा था कि एटम कैन नॉट डिस्ट्रॉय, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर ही है, तो ये भी सही बात कह रहा है. मतलब बच्चों सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो है सही कह रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन. आई होप आपका भी आंसर सेम ही आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल्स ऑफ एटम पे. तो देखते हैं क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है, एनर्जी दी हुई है E1 E2 दिया हुआ है, दो रेडिएशन के 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है, इनके वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा. तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू Hc बाय लैम्डा. तो कैन वी से दैट E प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. क्या मैं कह सकती हूँ, ये बिल्कुल कह सकती हूँ. तो जो पहला वाला E1 है ये हो गया 1/λ1 और दूसरा वाला जो E2 हो गया ये हो गया 1/λ2. क्या करो, दोनों का रिलेशन ले लो, दोनों का रेशियो ले लो. फर्स्ट ले लो इसको, सेकंड ले लो. तो रेशियो लेंगे तो सेकंड को डिवाइड करेंगे जब हम फर्स्ट से. प्रोपोर्शनैलिटी जब भी डिवाइड होती है तो इक्वल टू बदल जाती है ना, बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का. तो E2/E1 कितना हो जाएगा हमारा λ1/λ2 हो जाएगा. दिस विल बी λ1/λ2 हो जाएगा. कोई दिक्कत यहाँ तक. E2 कितना है, E2 है 50, E1 है 25, λ1 हमें पता नहीं है, λ2 पता नहीं है. तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि λ1/λ2 इक्वल टू 2 हो गया. दैट मीन्स λ1 कितना हो गया, λ1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू λ2, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन. तो ऑब्वियसली बात है अगर E2 डबल है E1 से तो जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो तो रिलेशन इनवर्सली होता है. तो अगर E2 बड़ा है E1 से तो ऑब्वियसली बात है λ1 बड़ा होगा λ2 से. अगर वो ट्वाइस है तो λ1 भी ट्वाइस होगा. तो ऐसे देख के मिल जाएगा आंसर इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट में इतनी फ्रिक्वेंसी का स्टेशन है और इसका वेवलेंथ फाइंड करना है. वेवलेंथ तो फॉर्मूला क्या है भाई, लैम्डा हमारा क्या होता है, लैम्डा होता है हमारा c/ν, ये हम जानते ही है. लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, c क्या है, सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ एनी EM रेडिएशन जो होता है लाइट की वेलोसिटी इक्वल होता है. तो 3 × 10⁸ ले लेंगे जो कि इसने दिया भी हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है. कोई भी EM रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो इतनी ही लेके चलते हैं. और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलो हर्ट्स है भैया, इसको हर्ट्स में कर दीजिए तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ है ना. ये आपका हर्ट्स हो गया, हर्ट्स मतलब पर सेकेंड हो गया, और ये मीटर पर सेकेंड हो गया, सब SI में आ गया. तो लैम्डा सॉल्व करेंगे तो जब हम यहाँ पर लैम्डा सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू अप्रॉक्स 219.3 मीटर आएगी. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन नंबर A. राइट, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ. इतना वेवलेंथ है और इतना प्लैंक कांस्टेंट तो पता ही, इतना स्पीड लाइट दे रखा है. एनर्जी पूछा है बेटा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू hν होता है, क्या आप जानते हैं. अब क्योंकि इसने वेवलेंथ दिया है तो वी हैव टू है ना चेंज आवर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. तो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा hc/λ, बिकॉज वी नो दैट फ्रिक्वेंसी होता है वो c/λ के इक्वल होता है. ठीक है बच्चों, तो E निकालते हैं. तो व्हाट इज द प्लैंक कांस्टेंट, 6.63 10⁻⁻34. C क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट पता भी है और उसने दे भी रखी है. खैर
3×10⁸। वेवलेंथ क्या है बेटा 45। देखो भाई यहाँ पर जो है नैनोमीटर में हमें आंसर चाहिए, हमें आंसर जो हम रखेंगे वैल्यू दैट टू हैज टू बी इन एसआई यूनिट, है ना, बिकॉज हमारा जो ऊपर जो ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए वेवलेंथ भी मीटर में हो ताकि मीटर से मीटर कट हो पाए। तो यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर इसमें आने वाला है ये अप्रॉक्स 4.42 10⁻18 आएगा जूल में, क्योंकि सारी यूनिट एसआई में है तो एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, तो आंसर जूल में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको बोलता है कि यहाँ आपको प्लैंक कांस्टेंट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, कोई बात नहीं क्योंकि नैनोमीटर में दिया है इसलिए ज़्यादा दी हुई है, और आपको यहाँ पर दिया फ्रिक्वेंसी दिया, आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो लैम्डा होता है बेटा c/μ। लैम्डा हमें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे हम, जो दिया हुआ वैल्यू नैनोमीटर में दिया हुआ है, क्योंकि आंसर हमें निकालना नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में ही रख रही हूँ, क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में रखूँगी मैं तो मेरा जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में ही आएगा। फ्रिक्वेंसी रखूँगी मैं पर सेकेंड ताकि कट जाए आपस में फ्रिक्वेंसी और पर सेकेंड जो ऊपर है स्पीड में, तो इसे काट देंगे और हमारा जो आंसर आएगा ये हाफ हो जाएगा इंटू 10⁻²। नैनोमीटर दैट विल बी लैम्डा कितना हो जाएगा 100/2, मतलब लैम्डा हो जाएगा बेटा 50 नैनोमीटर। दिस विल बी द आंसर। ओके, चलिए बच्चे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन था इसमें, सी ऑप्शन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इसमें भी दे रखी है, अच्छी बात है, दे रखी है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में दी है इस बार, ठीक है ना। वेवलेंथ निकाला पर वेवलेंथ फाइंड करना ना नैनोमीटर पे, मतलब इस बार जो आपकी वेवलेंथ आई है मीटर पे आएगी, यू हैव टू कन्वर्ट इन नैनोमीटर। लास्ट क्वेश्चन में जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो नैनोमीटर पर सेकंड में दे रखी थी, इसलिए वेवलेंथ नैनोमीटर में ही आ गई थी, कोई जरूरत नहीं पड़ी कन्वर्ट करने की। लेकिन इसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में दी है तो वेवलेंथ मीटर में आएगा, तो कन्वर्ट कर देना है नैनोमीटर में, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमारा लैम्डा हमारा होता है c/μ, c दिया हुआ है 3×10⁸। फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में, ये हमारा पर सेकंड में, कट जाएगी यूनिट, आंसर हमारा मीटर पे आएगा, ठीक है। तो लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा हमारा हो जाएगा 3/8 इंटू 10⁻² कितना 2, दैट विल बी 0.375 10⁻², मतलब 37.5 आएगा। कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर नहीं रहा है, पर हाँ इसको अप्रॉक्स 40 आप मान लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 40 कह सकते हो, 40 कह दोगे तो ए ऑप्शन जो है 40 है, तो हाँ हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन 40। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एनर्जी ऑफ फोटोन हमें दे रखा है, एनर्जी इतनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। बेटा रिलेशन याद है, रिलेशन याद है, डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई हमारा होता है एच न्यू। अब हमें तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो डेल्टा ई क्या हो गया एच c/λ हो गया। तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया हमारा कितना एच c/ΔE, ठीक है। तो लैम्डा फाइंड करते, लैम्डा क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, वैसे आप याद कर लीजिए इसकी वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो कांस्टेंट्स है ना इनकी वैल्यू याद रखिए, जरूरी नहीं हमेशा आए। ये रखते वेलोसिटी ऑफ क्या लाइट जो हमें दे रखी है, इसने हमें पता भी है, और ये 3.03 10⁻⁹ जूल पर एटम, ठीक है। देखो सारी चीज एसआई में है, सब चीज एसआई में है, सारी यूनिट्स कट रही है, जूल से जूल कट हो रही है बेटा, जूल से जूल कट है, सेकंड से सेकंड कट है ना। तो आंसर आपका जो आएगा वो आपका मीटर में आएगा, यहाँ पर लैम्डा मीटर में आएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखेंगे पूरा पूरा वैल्यू, तो इसका जो आंसर है ये अप्रॉक्स, इसको मैं काम करती हूँ, इसको मैं 6 और 3 मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 10⁻34 + 8 + 19, तो लैम्डा हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ कितना, ये अप्रॉक्स 2 के इक्वल आ जाएगा नैनोमीटर, नैनोमीटर नहीं, ये नहीं, ये जो है -34 + 8 - 19 करेंगे तो -7 क्या आएगा, ये -7, ये मीटर पे आएगा। तो बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आपको बोल रहा है कि जब फोटो
इलेक्ट्रॉन एमिशन करते हो, मतलब आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें जो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी इन ऑप्शन में। तो आप जब इंसिडेंट कराते हो फोटोन, तो उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, उस एच न्यू में थोड़ी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एनर्जी बच्चे कुछ निकलती है उस एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके बाहर निकलता है। फॉर्मूला था एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। अब आप खुद देखिए, ये जो एच न्यू है ये थी क्या, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, और ये है क्या, ये है काइनेटिक एनर्जी, किसकी, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। खुद देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी में एच न्यू नॉट प्लस हो रहा है तब इक्वल हो रहा है एच न्यू के, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एच न्यू बड़ा ही तो है, किससे बड़ा, एच न्यू बड़ा है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब जो रेडिएशन है इंसिडेंट वो हमेशा क्या होगी, बड़ी है काइनेटिक एनर्जी से, यानी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी छोटा है, हमेशा वैल्यू काइनेटिक एनर्जी हमेशा छोटी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी से, क्योंकि जो आप रेडिएशन उसमें डाल रहे हो थोड़ी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर जाके जो एनर्जी बची कुछ रही है थोड़ी बहुत, उससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कम ही होगी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी से। इसीलिए हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट विल बी स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑलवेज। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड, अगर स्पीड सेम है तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा क्या होता है, एच बाय एम वी होता है ना। तो इसका मतलब ये है लैम्डा क्या हो गया, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। तो अगर हमें पता करना विच वन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, पता करिए इसमें से किसका जो है मास सबसे ज़्यादा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो इन सब में से द वन विच इज़ वेरी मैसिव इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, सबसे मैक्सिमम, बिकॉज इसका मास 4u होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मास 4u होता है। बाकी सबका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का तो मास कुछ मानते नहीं हो, न्यूट्रॉन का मास तो 1u होता है, प्रोटॉन का मास ही 1u होता है, रिलेटिव मास। अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल है तो उसका मास 4u होता है, सिंस इट इज मैसिव आउट ऑफ 4 ऑप्शन, दैट्स वाई जो है इसका मास ज्यादा है, तो इसका लैम्डा कम होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, पूछा एनर्जी क्या होगी फोर्थ बोहर ऑर्बिट की। तो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के रिलेशन होता है एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है, एटॉमिक नंबर की डायरेक्टली होती है, और नंबर ऑफ जो शेल का इनवर्सली होती है उन सबके स्क्वायर के। तो पहला वाला जो, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा z तो 1 हो गया, जब z 1 हो गया तो कह सकते हैं ई प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 बाई एन स्क्वायर के हो गया। ई का रिलेशन जो हो गया नंबर ऑफ शेल से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसी का यूज करती हूँ मैं, तो पहला कह रहा है कि आपका क्या है, आपका सेकेंड ऑर्बिट था, तो E2 क्या हो गया, E2 हमारा जो दिया हुआ है कितना, E2 माइनस 328 किलो जूल पर मोल। तो हम मैं कह सकती हूँ क्या क्या E2 बाई बताओ, E4 बाई E2 क्या होगा, E4 बाई E2 होगा N2 का स्क्वायर अपॉन N4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एनर्जी और नंबर ऑफ शेल का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए देखो 4 यहाँ पर है तो नीचे मैंने 4 लिखा है, 2 नीचे था एनर्जी का तो मैंने शेल में 2 जो ऊपर लिखा है, क्योंकि रिलेशन इनवर्सली है, अगर रिलेशन होता डायरेक्टली तो सामने सामने लिखती मैं। E4 हमें निकालना है, E2 हमें दे रखा है माइनस 328, बेटा N2 स्क्वायर, N कितना है, सेकंड शेल है तो 2 सेकंड का स्क्वायर, और N4 मतलब फोर्थ शेल है तो 4 का स्क्वायर करते हैं। तो E4 कितना आ गया बच्चे, E4 आ गया हमारा 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4, ये तो पूरा कट जाएगा, तो E4 हमारा आ गया माइनस 328 डिवाइड बाई 4। सॉल्व करोगे बेटा इसको तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड माइनस 82 किलो जूल पर मोल। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n4 से n1 पे आया, फ्रीक्वेंसी पूछे बेटा, रिलेशन क्या है, डेल्टा ई जो होता है ये एच न्यू होता है, आप जानते हैं ये तो पता ही है, लेकिन एक फॉर्मूला और था, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई हमारा इक्वल होता है माइनस 21.8 है ना, बोलो, इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 19 है ना, ब्रैकेट
n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है आपको? लगाइए इसमें फॉर्मूला, डेल्टा ई निकालिए भाई, -21.8 10 की पावर -19, n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो डेल्टा ई बच्चे कितना आ गया हमारा? -21.8 10 की पावर -19 और ये 1 - 1/16। डेल्टा ई हमारा हो गया कितना? 21.8 10 की पावर -19, 16 - 1/16 मतलब डेल्टा ई तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 21.8 10 की पावर -19 इंटू 15/16। डेल्टा ई हमारा यहाँ से आ गया। डेल्टा ई आ गया, निकालना क्या है? फाइंड करना है हमें फ्रीक्वेंसी। तो बेटा डेल्टा ई हमें पता है एच न्यू के इक्वल होता है। डेल्टा ई की जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे और एच पता ही है, एच कितना है? 6.625 10 की पावर -34 और हमें न्यू फाइंड करना है तो न्यू फाइंड कर लेंगे और क्या पुट करेंगे वैल्यू और आंसर निकालेंगे न्यू का। इसका जो आंसर आपका आएगा वो अप्रोक्स आएगा आपका 3.08 रख के। और तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। करके देखिए आपका आंसर सेम आता है नहीं आता है, वही आंसर आएगा, बस पुट करके देखना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर रेडियस दिया है किसका? ऑफ हाइड्रोजन एटम का अप्रोक्सीमेटली इतना दिया है, मतलब r0 दिया हुआ है आपको। पूछा रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n = 2, पता है ना? एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होती है? जो ग्राउंड स्टेट से ऊपर की होती है। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब कि सेकंड शेल, अगर बोले सेकंड एक्साइटेड तो थर्ड शेल, बोले फोर्थ एक्साइटेड तो फिर आपको बोलेगा फिफ्थ शेल। मतलब जो भी एक्साइटेड स्टेट है वो एक शेल ऊपर ही होता है। फर्स्ट एक्साइटेड होगा तो सेकंड शेल, सेकंड एक्साइटेड होगा थर्ड शेल, फोर्थ एक्साइटेड होगा तो फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ निकालना है हमें रेडियस। फॉर्मूला क्या है रेडियस का? आर एन जो होता है वो होता है r0 इंटू बोलो क्या होता है n²/z, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ही है। फॉर एच एटम के लिए, फॉर एच एटम बेटा z की वैल्यू आपकी 1 ही होती है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो आर एन है वो क्या हो गया? r0 इंटू n² हो गया। हमें निकालना है सेकेंड ऑर्बिट का, मतलब हमें निकालना है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब r2 इक्वल टू हो गया 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.53 इंटू 4। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल कम, मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो हमारा आंसर इसमें आएगा दैट विल कम आउट टू बी 2.12 एमस्ट्रॉन्ग। तो आंसर डी होगा। एमस्ट्रॉन्ग में क्यों आया? क्योंकि जो हमारा हमने r0 रखा है ये भी एमस्ट्रॉन्ग में, जब ये एमस्ट्रॉन्ग में तो आंसर भी आपका एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस निकालना है हाइड्रोजन एटम का इन द ग्राउंड स्टेट इन इज इतना दे रखा है, मतलब r0 की वैल्यू दे रखी है आपको। रेडियस निकाला लिथियम 2+ का उसी सिमिलर स्टेट में, तो भाई सेम लगाओगे फॉर्मूला। Rn क्या होता है? r0 इंटू n²/z होता है। अब यहाँ पर क्या है आपको वैल्यू दे रखी है r0 की, सेम स्टेट है मतलब ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी 1 होगी और फॉर लिथियम आयन के लिए है तो z की वैल्यू बेटा 3 होगी। पुट करते वैल्यू तो r1 हो गया r0 मतलब 0.53, जो कि आपको r0 ही होता है बेटा, दिस इज r0 है ना। व्हाट इज r0? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज द r0 जो उसने दे रखा है। r0 मतलब हाइड्रोजन का पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है उसी को बोलते हैं r0। तो r0 दे रखा है। n² कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा। z कितना होगा? 3 रख दो तो r1 आ गया आपका लिथियम के लिए 0.53/3। सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो आंसर अप्रॉक्स आएगा ये आएगा अराउंड 0.17 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल। तो ए जो है यहाँ पर वो उसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि हीलियम आयन का सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है और पूछ रहा है बताओ लिथियम आयन का थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। भाई Rn जो होता है वो क्या होता है? पोर्शन होता है n²/z का। तो अगर हम बात करें R ऑफ हीलियम लिथियम आयन अपॉन R ऑफ हीलियम आयन, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ये n² ऑफ लिथियम आयन डिवाइड बाई z ऑफ लिथियम आयन इंटू n² ऑफ हीलियम आयन और z ऑफ हीलियम। तो अगर बात करें n² ऑफ लिथियम का जो n है वो थर्ड बोहर ऑर्बिट है, दैट मीन्स आपका जो हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन z ऑफ लिथियम कितना होगा? 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का आपका। तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपको
हीलियम का रेडियस देकर बोलता है लिथियम का रेडियस लिथियम आयन का रेडियस क्या होगा। हीलियम जो है सेकंड ऑर्बिट में है और लिथियम जो है थर्ड ऑर्बिट में है। तो रिलेशन पता है रेडियस का क्या होता है, आर एन इक्वल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर मैं बोलूँ आर ऑफ लिथियम आयन डिवाइड बाय आर ऑफ हीलियम आयन कितना होगा, तो क्या आएगा, एन स्क्वायर लिथियम का अपॉन जेड ऑफ लिथियम इंटू नीचे हो जाएगा एन स्क्वायर ऑफ हीलियम का डिवाइड जेड ऑफ हीलियम। तो लिथियम आयन है आपके थर्ड ऑर्बिट में, तो 3 का स्क्वायर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अपॉन 3। हीलियम आयन है आपका किसमें, सेकेंड ऑर्बिट में, तो 2 का स्क्वायर और ये एटॉमिक नंबर होता है 2। तो आपका जो वैल्यू आएगी आर ऑफ लिथियम का रेडियस अपॉन 105.8 इक्वल टू 3 इन डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके आर ऑफ लिथियम का आयन का रेडियस मतलब 3/2 इंटू 105.8, दैट विल बी इक्वल टू आर 158.7 पिकोमीटर। तो क्योंकि आपका पिकोमीटर में दिया था ना ये, तो पिकोमीटर में आंसर आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वेश्चन है पहला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रॉन के इन सेकंड बोहर ऑर्बिट में, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की पूछी हुई है सेकंड बोहर ऑर्बिट में क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, तो हमें निकालना है वेवलेंथ। तो बच्चों आपको पता होगा वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ हमें निकालना है अगर, तो h बाई पी होती है, ये कहा था डी ब्रॉगली ने, ठीक है। डी ब्रॉगली ने कहा था वेवलेंथ निकालना h बाई पी होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p, अगर p मिल जाए मतलब p इज मोमेंटम, तो वेवलेंथ भी आ जाएगी। p कैसे आएगा चलो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला था mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई, एक फॉर्मूला होता है। अब बच्चे ये जो फॉर्मूला है इसमें मास जो है और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा, तो p इंटू आर हो जाएगा, NH बाई 2 पाई कह सकते हैं भाई। तो p इंटू आर, n कितना है, सेकेंड ऑर्बिट की बात करा तो n क्या होगा, n हमारा 2 होगा, तो 2h बाई 2 पाई, 2 से 2 गया, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पर p आ गया, ये कितना आ गया, हमारा जो यहाँ पर p आ गया वो आ गया h बाई पाई और r बाई r हमें दिया हुआ है कितना, r हमें 52.9 दिया हुआ है, तो इतना हमारा मोमेंटम आ गया। मोमेंटम जो आया इसको पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर, तो हमारा जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा h अपॉन h बाई 52.9 पाई, h से h कैंसिल, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 52.9 पाई। व्हाट इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। इजीली कर लिया इस कैलकुलेशन को, विदाउट डूइंग टू मच ऑफ कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन 23। ये बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका 2s और 2p की एनर्जी जो है हाइड्रोजन की जो है उसमें 2s की एनर्जी कम है। ये बात सही होती अगर ये होता मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है यूज n+l रूल, n+l रूल पढ़ा है ना, it is applicable only for multi electron system, for single electron system, for hydrogen like species के लिए सारा 2s 2p सेम है, 3s 3p 3d सब सेम होता है, बिकॉज सब शेल सबकी एनर्जी सेम होती है, डिफरेंस होता है सिर्फ शेल्स में। 1 हैज द स्मॉलेस्ट एनर्जी देन 2 उसका हायर, 3 से और हायर, 4 से और हायर, लेकिन सब शेल की एनर्जी सेम होती है किसमें, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो 2s 2p हैव सेम एनर्जी फॉर हाइड्रोजन स्पीशीज, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि वो 2s की एनर्जी कम कह रहा है। अगर कुछ और होता सिस्टम जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो पॉसिबल होता, हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है कि ये दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, आपको बता रहा है कि बताओ क्या होगा अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो बेटा मोमेंटम जो होता है वो क्या इतना होता है, वो होता है m इंटू वी। तो अगर बात करें अनसर्टेनिटी का, तो डेल्टा पी जो हो गया वो हो गया m इंटू डेल्टा वी के इक्वल, फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो डेल्टा पी जो है हमें दे रखा है 10⁻⁻18 है ना, और हमें m कितना पता है 9⁻⁻28, और डेल्टा वी हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हमारा हो जाएगा
10 to the power minus 18 डिवाइड बाई 9 to 10 to the power minus 28 और यूनिट्स क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा डेल्टा वी हमारा हो जाएगा 10 to the power minus 18 1/9 अलग कर दो और 10 to the power minus 28 मतलब ये 0.1 10 to the power 10 तो मतलब 10 to the power 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, मास दिया, वेलोसिटी दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/mv, रखते हैं वही, लैम्डा इक्वल होगा हमारा h कितना है 6.63 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड अपॉन मास कितना है 1, इट हैज टू बी इन केजी बिकॉज हम सब कुछ रख रहे हैं ऐसा यूनिट में, 10 to the power minus 3 किलोग्राम हो गया और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स तो कट जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा भी आपका आ जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा फिर आपका 6.63 अपॉन 10 to the power माइनस यहाँ माइनस 34 है, ये माइनस में हो जाएगा मतलब लैम्डा आपका हो जाएगा 6.63 इंटू 10 to the power माइनस कितना अराउंड 33 मीटर। तो आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें इतना, बताना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, लगाइए फॉर्मूला और क्या, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा पी जो हमारा होता है ये h/4 होता है हमारा यहाँ पर, तो हमें लैम्डा एक्स इंटू एम इंटू लैम्डा वी h/4 कर दीजिए। हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, हमें मोमेंटम की अनसर्टेनिटी दे रखी है, मोमेंटम दे रखा है तो मैंने इसे ओपन कर दिया, कोई फायदा नहीं ओपन करने का, मोमेंटम डायरेक्ट पुट करिए 10 to the power minus 5 equal to h 6.62 10 to the power minus 34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 तो पाई की वैल्यू है, डेल्टा एक्स हमारा कितना आ जाएगा 6.62 10 to the power minus 34 अपॉन 4 इंटू 10 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power minus 5। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर अप्रोक्स यहाँ पर आने वाला है 5.27 इंटू 10 to the power minus 30। तो आंसर जो हो गया ये आपका सी ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बहुत टफ है, डायरेक्ट फॉर्मूले सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस एक क्वेश्चन था जो कि हमने किया था, जो पाई वाला क्वेश्चन में आंसर आया था वो थोड़ा अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे, डायरेक्ट एक सिंगल फॉर्मूले पे क्वेश्चन है सारे के सारे PYQs। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोलता है कि हीलियम और इलेक्ट्रॉन दोनों की जो पोजीशन जो है विद इन 1.0 mm, इसका मतलब ये है जो अनसर्टेन पोजीशन है वो दोनों की फिक्स है, दोनों की सेम दे रखा है। अनसर्टेन मोमेंटम, अगर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम दे रखा है इसमें इतना, इसका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, मतलब हीलियम और इलेक्ट्रॉन दोनों की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है एक ही है। मोमेंटम दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन का, अरे भाई जब दोनों का आपका डेल्टा एक्स सेम ही है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है h/4 होता है। अब दोनों का डेल्टा एक्स सेम है तो ये तो कांस्टेंट है तो डेल्टा पी भी सेम होगा ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा वही मोमेंटम तो आपके हीलियम का होगा। इस हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वही मोमेंटम क्या होगा आपके हीलियम का होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर, सेम मोमेंटम, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ही सेम है तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम भी दोनों का सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है बेटा डी ब्रॉगली, आपको मोमेंटम निकालना है ऑफ पार्टिकल का जिसका वेवलेंथ दे रखा है इतना। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा हमारा होता है h/p, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, मोमेंटम मतलब p निकालना है, तो h/लैम्डा हो गया, तो p निकालते हैं भाई, p क्या हो गया हमारा, p हमारा हो जाएगा 6.626 10 to the power minus 34 डिवाइड बाय लैम्डा मतलब 10 to the power minus 17। सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगा 6.626 10 to the power minus 17 क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि ऐसा यूनिट है। इस हिसाब से जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्या बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी दे रखा है इलेक्ट्रॉन की, उसकी क्या है, ये वेलोसिटी है और इतनी अनसर्टेनिटी है 0.01%।
तो बेटा v जो दिया हुआ है वो वेलोसिटी इतनी दी हुई है, अनसर्टेनिटी जो है इसमें वो 0.01% है, 0.001% है। तो अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगा 0.001% ऑफ 3 इंटू 10⁴, क्योंकि वेलोसिटी का निकालोगे ना कितनी अनसर्टेनिटी है, तो 0.001 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 × 10⁴। बेटा सॉल्व करोगे इसका कितना आ जाएगा डेल्टा v, इसका आ जाएगा 10⁻, हो जाएगा ये -5 इंटू 3 इंटू 10⁴, दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.3। डेल्टा v कितना आ गया 0.3। तो हमने डेल्टा v निकाले, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल लिया। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना अनसर्टेनिटी पोजीशन फाइंड करना है। लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, डेल्टा x इंटू डेल्टा p हमारा जो होता है h/4 होता है। तो क्या, तो डेल्टा x क्या हो गया, डेल्टा x m डेल्टा v h/4, क्योंकि हमें वेलोसिटी का पता था, अनसर्टेनिटी मोमेंटम का नहीं पता था, तो हमने ओपन कर दिया फॉर्मूले को। तो डेल्टा x हमारा क्या हो गया h/4 m डेल्टा v। तो बेटा डेल्टा x हमारा यहाँ हो जाएगा, डेल्टा x हमारा यहाँ हो जाएगा, h की वैल्यू पुट करिए, अर्ग्स में है h की वैल्यू, तो इसलिए सारी यूनिट सीजीएस में है, तो आंसर भी सीजीएस में आएगा, मतलब जो डेल्टा x आएगा सेंटीमीटर पे आएगा। 3.14 मास कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, पता ही है, दिया है इसने वैसे, हाँ दिया है 28 दिखने को बोला, 28 रखेंगे हम यहाँ पर, -28, because we are putting all the value in CGS। डेल्टा v दिया हुआ है 0.4, सॉल्व करिए, आपका आंसर अप्रोक्स यहाँ पर आएगा 1.9 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन बोलता है बेटा बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट द ऑर्बिटल ऑफ विच, n दिया है 3, l दिया है 1। अब जो बच्चा बहुत समझदार होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई n 3 है l 1 है, मतलब 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर 6 होगा। गलत कर देगा, क्योंकि उसने ऑर्बिटल पूछा है, सबशेल नहीं पूछा है। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे ऑर्बिटल s का हो, p का हो, d का हो, f का हो। सबशेल में होंगे p में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में तो आपके 2 ही रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बच्चों, इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका ए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि बेटा Fe2+ में जितने इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, वो उतने इलेक्ट्रॉन इन सारे ऑप्शन में किसके इक्वल होंगे, है ना, किसके इक्वल है। तो Fe2+ की निकाल रहे हैं, पहले हम Fe का पता करते हैं। टॉपिक नंबर 26 होता है बेटा, लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p के बाद आता है क्या, 3d नहीं 4s, n+n लगाएंगे तो 3p के बाद आएगा 4s, तो मतलब 4s2 और फिर 3d कितना, 3d6। तो d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है आपके 6 ही है। अगर हम Fe2+ की बात करें तो बेटा Fe2+ और आयन बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे वो निकलेंगे 4s ऑर्बिटल से, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4s ही है। ऑल्दो n+l के अकॉर्डिंग 4s की वैल्यू कम है, पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s होगी, भरने के बाद तो 4s पीछे जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं। भरते वक्त 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, लेकिन आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एनर्जी 4s की बढ़ती है, इसलिए 4s में बाद में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन निकलता 4s से, निकलता 4s से ही है। तो Fe2+ जो हो गया हमारा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 हो गया है। तो अभी भी d इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 6 ही है। तो पता करना है सारे ऑप्शन में किसके इलेक्ट्रॉन 6 है। पहला को है mg ऑप्शन में, तो mg अगर बात करें तो 12 नंबर एटॉमिक नंबर है इसका, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो अब बोल रहा है s इलेक्ट्रॉन, तो कितने, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए s इलेक्ट्रॉन टोटल, 6 हो गए। 2 + 2 + 2 हमारे 6 हो गए। अब कह रहा है p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में निकालते हैं बेटा, z है इसका 17, बोले तो कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है ना। अब क्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वो p कितने होंगे, p एक 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 + 5 कितने हो गए बेटा, 11 हो गए। तो 11 आ रहे हैं, तो हमें तो कहना था कि कौन कौन से 6 के इक्वल है, तो 6 के इक्वल तो बी वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पी में तो आपके 11 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आपका जो आंसर होगा बी होगा। अगर आप करेंगे सी ऑप्शन डी ऑप्शन, तो सी में भी आपके इलेक्ट्रॉन जो है आपके
छः ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि Fe के देखा ना हमने, इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, और नियॉन करेंगे पी इलेक्ट्रॉन तो नियॉन के पी इलेक्ट्रॉन भी 6 ही आएंगे। इसीलिए जो आंसर है वो है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, बिकॉज बी में 11 इलेक्ट्रॉन है और वो बोल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिकॉज डी ऑर्बिटल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है किसका? डी ऑर्बिटल का। तो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का क्या? एंगुलर मोमेंटम का बेटा हमारा फॉर्मूला जो होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 एच क्रॉस। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। और क्योंकि ये बात कर रहा है डी ऑर्बिटल की, तो बच्चे डी ऑर्बिटल का मतलब हो गया एल की वैल्यू कितनी? एल की वैल्यू आपकी 2, क्योंकि हमें पता है एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है, एंड सो ऑन। तो रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस 1 एच क्रॉस, मतलब अंडर रूट 2 into 3 एच क्रॉस, दैट विल बी अंडर रूट 6 एच क्रॉस। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल। बेटा एंगुलर नोड क्या होता है? याद रखिएगा, एंगुलर नोड जो है वो इक्वल होता है एल के। एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है एंगुलर नोड हमेशा। और जो रेडियल नोड होता है उसका फॉर्मूला क्या है? बोलिए, रेडियल का फॉर्मूला जो है वो है n माइनस एल माइनस 1। तो पूछ रहा है 3s के लिए, 3s का मतलब हो गया कि n की वैल्यू 3, s की वैल्यू कितनी? l की वैल्यू 0, बिकॉज फॉर s l इज 0। निकालते हैं बेटा एंगुलर नोड क्या होगा। तो अगर हम बात करें एंगुलर नोड तो हमारा इक्वल होता है एल के। एल कितना है? 0, तो यहाँ पर 0 एंगुलर नोड है। बेटा अगर बात करें रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। एन कितना है? n तो 3 है। एल कितना है? एल तो 0 है। 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2। तो एंगुलर नोड 0 है, रेडियल नोड 2 है। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसको हमें अरेंज करना है एनर्जी के अकॉर्डिंग। कौन सा एनर्जी के अकॉर्डिंग? 4d 5p 5s 6p को अरेंज करना है एज पर द एनर्जी। तो एनर्जी को एनर्जी पता करने के लिए हम यूज करते हैं n प्लस एल रूल। ठीक है, n प्लस एल बताता है कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है, एनर्जी ज्यादा है ये कम है। क्या बोलता है रूल? जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, और अगर किसी का n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो करते हैं बेटा, तो पहला है 4d 5p 5f और 6p। n कितना है? 4, n कितना है? 5, n कितना है? 5, n कितना है? 6। l कितना है? 2, l कितना है? 1, l कितना है आपका? 3, और l कितना है आपका यहाँ पर? 1। ठीक है, तो लगाए n प्लस एल, कितना हो जाएगा n प्लस एल इसका? तो यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा, कितना? 8 आएगा, 7 आएगा। तो डेफिनेटली 5f विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, तो 5f की मैक्सिमम होगी। आफ्टर 5f कौन सा होगा? 6p होगा, बिल्कुल 6p। तो आंसर हमारा सी और डी में से एक होगा। अब ये दोनों देखो, इनमें दोनों सेम वैल्यू आ रही है n प्लस एल की, तो विच वन हैज हाई एनर्जी? तो मैंने कहा जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो 4 और 5 में 5 हैज हाई एनर्जी, बिकॉज 5 का n ज्यादा है, 5 है वो 4 है, तो इसलिए 5p होगा बाद में, और बाद में होगा 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सामने पहला ऑप्शन दिख रहा है, देखो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा क्या? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्योंकि इसने देखो क्या कहता है वो, जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो मेक श्योर पहले इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के भरो और फिर पेयरिंग करो ऑपोजिट स्पिन की। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं आप, तो एक 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 एंड देन पेयरिंग करना स्टार्ट करो। दिस इज द रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा हो उल्टा स्पिन कर दिया, तो इसका स्पिन हाफ आएगा, प्लस हाफ मान लीजिए, इसका प्लस हाफ मान लीजिए, तो इसका माइनस हाफ लेना पड़ेगा। और अगर सबको आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? प्लस हाफ 1, 1 माइनस हाफ कितना आएगा? टोटल एस होगा प्लस हाफ। तो आप देख रहे हैं जब उनको ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी प्लस हाफ ओनली। लेकिन अगर इन सबकी स्पिन सेम होती, तो हाफ इसका हाफ इसका हाफ इसका, आंसर होता कितना? 3/2। टोटल स्पिन क्या होती? 3/2 होती। तो आप खुद देखिए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है आपकी यहाँ पर आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर है हाफ वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया ना, तो वैल्यू कम हो गई। तो मैक्सिमम कब होगी मल्टीप्लिसिटी? जब क्या करोगे? जब आप सेम स्पिन के भरोगे, और आपने देखो यहाँ स्पिन उल्टा कर दिया है, तो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉलोइंग द हर्ट्ज रूल। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है। बी करेक्ट क्यों? बी बोल रहा है कि ऑर्बिटल को बताने के लिए हमारे पास 3 होते क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बात है, n l m।
ये बताते हैं हमें अबाउट द ऑर्बिटल की ऑर्बिटल कौन सा है। और इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा होता है क्वांटम नंबर विच इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है +12, एंटी क्लॉकवाइज है तो -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन वी हैव 4 क्वांटम नंबर, बट फॉर ऑर्बिटल वी हैव ओनली 3 क्वांटम नंबर। चलिए सी बोल रहा है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात कर रहा है बेटा। s के लिए लगाइए l+1 वाला रूल, कितना हो जाएगा, l तो 0 है तो 0 इंटू 0+1 बेटा 0 ही तो आएगा। तो फॉर s ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 होता है। अगला बोलता है द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² 0। बिल्कुल सही है। z चाहे वो pz हो dz² हो, z की बात करें तो इसका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 माना गया है, 0 लिया गया है, ठीक है, z के लिए स्पेशली। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखो एक ही ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इनकी डायरेक्शन से, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक होगा, मतलब कि बेटा स्पिन से डिफरेंशिएट करोगे। अगर एक ही ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक की स्पिन होगी +12, दूसरे की स्पिन होगी -12। तो वी कैन डिफरेंशिएट देम बाय स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट विल द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। देखो भाई यहाँ हमें दिख रहा है हमारे पास 3s है, 3p है, 3d है और 4s है। देखो ये हर बच्चा जानता है कि इनकी एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करो। या तो आपको याद होगा रूल 1s 2s वाला रूल जो है ये वाला लगा दीजिए जो आप और कट करते हैं, वैसे देख लीजिए कोई इशू नहीं है ना। जो पहले कट गया उसकी एनर्जी कम होती है, पढ़ा होगा आपने, ऐसे कर लीजिए कोई इशू नहीं है। या फिर आप n+l निकाल लीजिए। अगर मैं n+l निकालती हूँ बेटा इसका, तो इसका आएगा 3+0, इसका आएगा 3+1, इसका आएगा 3+2, इसका आएगा 4+0, 3 4 और ये 5 और 4। डेफिनेटली 3s हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, 3s के बाद 3p भी है, 4s भी है, तो विच वन हैज़ लोअर एनर्जी? तो जिसकी n कम उसकी एनर्जी कम, तो उसके बाद होगा 3p। आफ्टर 3p कौन सा होगा? 4s, और 4s के बाद कौन सा होगा? 3d। ये कई बार बताया गया है आपको कि 3d से कम एनर्जी 4s की होती है। ऑल्दो 4s में n4 है, पर एनर्जी बताने के लिए सिर्फ n नहीं l भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए n+l उसकी कम आती है। इसलिए 4s हम पहले फिल करते हैं किससे? 3d से, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस क्वांटम नंबर के सेट में। तो ये किसकी बात कर रहा है? n 3 बोल रहा है, l बोल रहा है 1, मतलब 3p की बात कर रहा है। और 3p में उसने स्पेसिफिक कर दिया है कि 3p के एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, कि m की वैल्यू दी है। अगर बोलता भाई n 3 है l 1 है तो 3p की बात कर, 3p में होते टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। पर गलती क्या होगी हमसे कि हमने देखा नहीं ये m भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। सपोज करिए m-1 हम मानते 3px का, तो ये 3px की बात कर रहा है, तो 3px मतलब 1 ऑर्बिटल, एंड 1 ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बहुत बच्चे इसका आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी 6 लिख के आएंगे, लेकिन 6 आंसर नहीं, आंसर जो है वो डी है। क्यों? क्योंकि इसने ऑर्बिटल के पूछे इलेक्ट्रॉन, सबशेल के नहीं पूछे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अगला, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? किसके अंदर? जब n4 है और l3 है भैया, n4 है l3 है, मतलब ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज 4f। और f में कितने होते हैं? तो f में होते हैं 7 ऑर्बिटल। 7 मतलब ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है ना, s में 7 होते हैं ऑर्बिटल, और ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 2 into 7 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन। s में 1 होता है, p में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपके d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, है ना, और आपके f में होते हैं 7 ऑर्बिटल। हम पढ़ के आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और हर ऑर्बिटल में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन, उस अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन s में होते हैं, और p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, और f में 14 होते हैं। तो ये 4f का था, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट सेट क्वांटम नंबर पूछ रहा है रुबिडियम के। रुबिडियम कॉन्फ़िगरेशन लिखते पहले 37 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6
और 5s1। बेटा रुबीडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली हमने। अब रुबीडियम में बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5s1 है, तो 5s1 का बोल रहा है क्वांटम नंबर क्या होगा, तो n होगा 5 बच्चों, l होगा कितना 0, क्योंकि s के लिए l तो 0 होता है, m क्या होगा, m भी अगर l 0 तो m भी तो 0 आता है, और बच्चे s क्या होगा, तो +½ ले लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है इसके अंदर। तो दिस इज द क्वांटम नंबर फॉर 5s1। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर n की वैल्यू 6 है तो बताइए सीक्वेंस क्या होगा इलेक्ट्रॉन फिल करने का। n की वैल्यू 6 है तो ये बोल रहा है ns से कर रहा है स्टार्ट, ns मतलब 6s से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। 6s के बाद क्या फिल करें, 6s के बाद क्या फिल करें, तो आपको पता होना चाहिए, जो हम याद है वो बनाते हैं डायग्राम, तो वो बनाते हैं फिर से और देखते हैं 6s के बाद आपका क्या फिल होता है। तो याद है ना कैसे करते हैं, इसको कट करते हैं, 6s 7 6p 6t 7s 7p है ना, तो कट करिए, ठीक है। कैसे कट करेंगे, 8s लिख लीजिए। कट कैसे करेंगे, पहले 1 कटता है, फिर 2, जो पहले कट रहा हो पहले भरेगा, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, और 6s के बाद कट रहा है 4f 5d 6p। तो 6s के बाद आपका 4f कटा, 5d कटा और 6p। यही ऑर्डर है एनर्जी का, यही ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन भरने का। तो अगर ये n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू, तो ये ns है, ये क्या होगा, दिस विल बी n-2, क्योंकि 4 मतलब क्या होगा 6 - 2 ना, तो n-2f, ये क्या होगा n-1d, और ये क्या होगा np। तो व्हाट इज द ऑप्शन, देख चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा अलाउड नहीं है क्वांटम नंबर, क्या सेट जो है परमिसिबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू जो भी है, l की वैल्यू 0 से n-1 होती है, मतलब सुनिए l कभी भी n के बराबर भी नहीं होगा, n हमेशा l से बड़ा होगा, हमेशा l से बड़ा होगा। n कभी भी n और l कभी इक्वल नहीं होंगे, और n तो कभी l से छोटा हो ही नहीं सकता। देखिए l की वैल्यू हमेशा n से कम ही होनी चाहिए, और अगर m की बात करें तो l कोई भी वैल्यू, अगर m की बात करें तो m होता है -L2 + L, और इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू जो होगी वो, अगर मान लो l हमारा 2 दिया हुआ है तो m क्या होगा -2 + L, मतलब m की वैल्यू कभी भी -3 नहीं हो सकती। इसका मतलब जो वैल्यू होगी आपकी m की, जो वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा m का, वो l के इक्वल होगा या छोटा होगा, कभी भी m क्या होगा l से बड़ा नहीं होगा। कंक्लूड दोबारा करती हूँ, आपका l जो है वो कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, बड़ा तो बहुत दूर की बात है, और आपका m जो है वो बराबर तो हो सकता है l के, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो बेटा करिए इस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो याद रखिए कभी भी l n से बड़ा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, और m जो है बराबर हो सकता है लेकिन m l से बड़ा नहीं होगा। तो अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सी ऑप्शन में देखो m की वैल्यू l से ऊपर जा रही है। भाई m कभी भी l से ऊपर नहीं जा सकता, इक्वल हो सकता है पर m कभी भी l से बड़ा नहीं होगा, और l n से इक्वल क्या, कभी बड़ा क्या, इक्वल भी नहीं होता, l तो हमेशा n से कम रहता है। बस ये याद रखिए, कभी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा हमें बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक सबशेल के अंदर, किसी एटम के सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम। तो मान लीजिए हम कि सबशेल की बात करते हैं, तो किसी भी सबशेल में पहले निकालेंगे हम उसका एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा होता है किसके इक्वल, जो कि हमारा इक्वल होता है एल के इक्वल। एल की वैल्यू क्या होती है, लाए पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है, एंड सो ऑन। तो अगर हमारा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर एल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो निकल के आते हैं वो होते हैं हमारे 2l+1। दिस इज द फॉर्मूला। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर पी ऑर्बिटल, बेटा पी ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है, एल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, तो लगाइए फॉर्मूला 2l+1 मतलब 2 1+1 दैट विल बी 2 + 1 तो 3। तो बिल्कुल सही बात है, पी में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका मतलब ये है टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, हमें अगर एल दिया हुआ है तो होंगे 2l+1। अब ऑर्बिटल अगर इतने हैं तो आपको पता होगा
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल के डबल होते हैं। इफ वी हैव वन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हैज 4, 3 हैज 6। तो इफ वी हैव दैट मच ऑर्बिटल, तो इतने ऑर्बिटल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो टोटल अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 into 2l plus 1, that means 4l plus 2. So what is the answer? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है। तो देखो बच्चों क्या है, क्वांटम नंबर मैंने बताया था, अगर हमें कोई n दिया हुआ है तो l की वैल्यू होती है 0 to n-1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि l हमेशा n से कम ही होगा, बराबर छोड़ो, l की वैल्यू n से हमेशा कम ही रहेगी, 0 to n-1 है। तो अगर कभी भी l n के बराबर या बड़ा आ रहा है तो वो गलत होता है। और अगर हम बात करें, अगर l दिया हुआ है तो m की वैल्यू होती है -l to +l। मतलब ये है कि m की वैल्यू जो है वो -l से +l में लाई करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि m की जो मैग्नीट्यूड है कभी l से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें l की वैल्यू मान लो 1 दे रखी है तो m होगा -1 to +1। इट कैन नेवर बी -2 और +2, क्योंकि m की वैल्यू हमेशा l से बराबर या छोटी होगी, कभी बड़ी नहीं होगी, और l की वैल्यू m से हमेशा छोटी ही रहेगी। तो अगर आप देखो ऑप्शन, तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड देखो, सेकंड में देखो n और l बराबर हो गए, मैंने अभी आपको कहा था n कभी भी l के बराबर नहीं होगा, l हमेशा छोटा ही होगा l से, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत कह रहा है। थर्ड सही है। फोर्थ देखो, फोर्थ में आप देख रहे हो l और m में देख रहे हो कि m की वैल्यू जो है बड़ी आ रही है l से। आप बोलोगे मैम तो नेगेटिव है, -1 है, छोटी है। अरे मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कभी भी m का l से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 आ रहा है, यहाँ 0 है, तो गलत है ये वाला ऑप्शन। और फिफ्थ में भी सेम लगता है, देखो भाई m की वैल्यू 3 है, l 2 है, m बड़ा आ रहा है l से, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है। तो सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट, दैट्स वाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा बताता है हमें अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो बेटा अगर हम बात करूं किसी ऑर्बिटल की, मान लो बात करती हूँ पी ऑर्बिटल की, तो बच्चों पी ऑर्बिटल पी सबशेल की बात करूं तो पी सबशेल में हमारे पास कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसकी जो वैल्यू होती है m की, m बोले तो वैल्यू होती है इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो क्या होती है, वो हमारी होती है, इसकी होगी कितनी, -1 मान लीजिए, +1, और पी जेड को हम 0 मानते हैं, बिकॉज जेड हमेशा 0 ही होता है, पी जेड 0, dz² 0 फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो -n + m 0 क्या बता रहा है, बता रहा है हमें कि ये p का x है, ये p का y है, ये p का z है। ये वैल्यू हमें बता रही है कि ये ऑर्बिटल जो है ये किस डायरेक्शन में है, x में है, y में है, z में। मतलब ये क्या बता क्या रहा है एग्जैक्टली, ओरिएंटेशन बता रहा है कि भाई अगर मेरा m की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये z डायरेक्शन में ये p है तो p z होगा। अगर मान लो मेरी m की वैल्यू जो है -1 है, तो भाई ये क्या होगा, अगर p है तो p x होगा, और अगर ये +1 है तो ये पी वाई होगा। तो बता रहा है हमें ओरिएंटेशन कैसे, किस एक्सिस में अलाइंड है, एक्स में कि वाई में कि जेड में। तो आंसर क्या होगा, सी बताता है हमें कि क्या ओरिएंटेशन है हमारे ऑर्बिटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है इस सेट के। तो n3 है, l2 है, मतलब बात कर रहा है बेटा 3D की बात कर रहा है ये। अब 3D की तो बात कर रहा है ये, पर इसने दे रखी है m की वैल्यू भी। तो 3D में होते 5 ऑर्बिटल, +2 से -2 तक रेंज होती है उसकी, है ना, +2, +1, 0, -1, -1 रेंज होती है, इतनी वैल्यूज होती है इसकी। अब ये कह रहा है +2 है m की वैल्यू, मतलब इसने बहुत ही स्पेसिफिक बोल दिया है कि मैं इस ऑर्बिटल की ही बात कर रहा हूँ। लेट सपोज की बात कर रहा है dxy की, क्योंकि इसने बता दिया है कि m +2 है। तो m+2 वाला ऑर्बिटल कितने होंगे, 3-4 होंगे ऐसे ऑर्बिटल, क्या इसका n3 होगा, l2 होगा, m+2 होगा, एक ही तो होगा ऑर्बिटल। तो जब एक ही होगा ऑर्बिटल तो कितने पॉसिबल ऑर्बिटल है, कितने पॉसिबल ऑर्बिटल है, ओनली 1। अगर क्वेश्चन ये होता कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तब आंसर होता 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, लेकिन इसने पूछा कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो आंसर होगा 1। इस क्वांटम नंबर के एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। हाँ, अगर ये m देता ही नहीं और बोलता कितने पॉसिबल ऑर्बिटल है, तब हम बोलते 5 पॉसिबल है, क्योंकि -1, -2, 0, +1, +2 पांचों पॉसिबल है। लेकिन इसने बोल दिया m+2, तो कितने होंगे, तब तो एक ही होगा ना। दैट्स वाई आंसर कितना है हमारा, आंसर विल बी 1, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बेटा आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 26 होता है। लिखो कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2,
2p6, ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। फिर आएगा 3s2, 3p6, ये हो गए हमारे पूरे 18 इलेक्ट्रॉन। अब 3p के बाद हम क्या भरते, 3p के बाद पता होगा आपको, हम 3d नहीं भरते, क्या भरते, 4s। किसने कहा था, n+l ने कहा था, जिसका n+l कम, उसकी एनर्जी कम, उसको हम पहले भरेंगे। तो 4s भरेंगे, 4s में 2 आएंगे, हो गए पूरे 20 इलेक्ट्रॉन। अब 4s के बाद हम भरेंगे 3d, तो 20 तो भर दिए इलेक्ट्रॉन हमने, बचे कितने, 6। 3d में कितने, 3d में आपके आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बात बता दूं, मैं 3d लिखती भले ही पहले हूँ, लेकिन भरा जाएगा पहले 4s, याद रखना, ठीक है ना। लिखते तो हम नॉर्मली है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, लिखते हम उसी ऑर्डर में है, नॉर्मल ऑर्डर में, लेकिन जब भरते हैं तो भरते हैं हम एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब n+l के अकॉर्डिंग। तो हमने पहले 4s भरा है, फिर हमने 3d भरा है, दैट मीन्स जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बोल रहा है गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। बेटा गैडोलिनियम जो है ये लैंथेनम के बाद आता है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये एलिमेंट बिलोंग करता है एफ ब्लॉक से। तो बेटा लैंथेनम जो होता है, नंबर 57 लैंथेनम का होता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़ेनॉन 5d16s2, ठीक है। लैंथेनम के बाद, लैंथेनम ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनम के बाद होता है एफ ब्लॉक स्टार्ट। एफ ब्लॉक एलिमेंट मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, एफ में आते हैं। और बताइए 5d के बाद कौन सा ऑर्बिटल है एफ का, 4f तो आता है। तो 5d के बाद जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल हमारे पास मिलता है एफ ब्लॉक का, वो है 4f। तो इसीलिए ज़ेनॉन के बाद, ज़ेनॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी गैडोलिनियम की, ज़ेनॉन इलेक्ट्रॉन आएंगे 4f में, 5d16s। जो अब कितने इलेक्ट्रॉन 4f में आएंगे, तो बेटा 57 नंबर में हमने 4f खाली किया हुआ है, तो 64 तक जाने में आपको सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। 57 था लैंथेनम का, 64 है गैडोलिनियम का, कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ रहे हैं, वो 4f में आ रहे हैं। तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज 4f7। क्या ये 4f7 है। अब आप सोच रहे बच्चे कि भाई 5d तो खाली था, इलेक्ट्रॉन भरा है, 5d में है नहीं, आप डायरेक्ट 4f में भर रहे, ऐसा क्यों। तो बेटा एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है लैंथेनम के बाद, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4f में आते हैं। एक बार 4f पूरा भर जाए, एक बार पूरा 4f 14 तक भर जाए, उसके बाद दोबारा से 5d फिर कंटिन्यू करेगा, रिज्यूम करेगा, फिर 5d 2 3 4 5 6 ये सब होता है, क्योंकि डी ब्लॉक आ गया है ना, डी ब्लॉक आ गया है, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक आ गया, इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएंगे, एफ ब्लॉक भरने के बाद फिर से डी ब्लॉक रिज्यूम करेगा अपने आप को। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है तो ऑर्बिटल आर कॉल्ड डीजेनरेट कब। तो मतलब क्या, डीजेनरेट का मतलब होता है जिसकी सेम एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल, बेटा पी ऑर्बिटल में px py pz है ना, p सबशेल में 3 होते हैं ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अगर बात करूं डी सबशेल की, तो जो 5 हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल के, सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बिकॉज दे हैव इक्वल एनर्जी। p की जो एनर्जी px की होगी वही py की होगी, pz की होगी, इनमें डिफरेंस नहीं होता एनर्जी का। तो दे आर डीजेनरेट मतलब हैविंग सेम एनर्जी। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, दैट दे हैव सेम एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है आपको +12 और आपको दे रखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा वो ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखो s ऑर्बिटल, डी ऑप्शन देखो जरा, तो डी एस ऑर्बिटल के लिए जो l होता है वैल्यू 0 होती है, जानते हो l के लिए 0 होती है। तो m की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू होती है -L2 + L, फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो मतलब 0 ही तो आएगी, -L2 + 0 0 ही तो हो गई। तो s सबशेल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए आपके लिए m की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, क्योंकि अब L 0 होगा तो m भी 0 होगा। तो इसने बोला है कि m की वैल्यू -1 किसकी नहीं है, तो s की नहीं है और किसकी नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से किस क्वांटम नंबर जो हमारे पास सेट है हाईएस्ट एनर्जी है। तो एनर्जी सेट कौन करता है, n+l रूल करता है। द वन विच हैज हायर n+l विल हैव हायर एनर्जी, और अगर n+l बराबर आ जाए तो फिर n देखो, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अब यहाँ अगर हम नोटिस करें तो n+l करेंगे तो n+l बेटा इसका 5 आएगा, इसका n+ कितना आएगा 6 आएगा, इसका n+ कितना आएगा 5 आएगा, इसका कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है बेटा। तो आप देख पा रहे हैं n+l यहाँ लिखी हुई है, सबसे मैक्सिमम n+l की वैल्यू जो है वो बी ऑप्शन की है, जो कि बोला है 6 आ रही है। तो मैक्सिमम n+l मतलब एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम एनर्जी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सी जो है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो आप नोटिस करो
ए तो चलो ए तो दिख रहा है मुझे, ए कॉन्फ़िगरेशन निकल की है, निकल की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होती है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही है ये। जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्वेश्चन बी सी डी में फंसा रहा है आपको, बी सी डी ऑप्शन जो है वो अच्छे ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अगर हम बात करें बी सी डी ये कौन सा ऑप्शन है, कॉपर और क्रोमियम की ही बात कर रहा है, कॉपर क्रोमियम की बात कर रहा है। कॉपर का नंबर 29 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की हम एक्सपेक्ट करते थे कि इट शुड बी आर्गन 3D क्या 3D 9 और 4s2 हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है 4s के वो 3D में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D हो करते 3D को फुलफिल करते 3D 10 करते और खुद 4s1 हो जाते हैं। ये क्यों किया? ये क्यों किया? ये किया है उसने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। 3D 9 से 3D 10 काफ़ी स्टेबल होता है। वही बात है, अगर कोई एक मार्क्स कहीं से बढ़ रहे हैं तो बढ़ा दोगे ना, अगर पता है एक मार्क्स से पास हो जाओगे तो कहीं ना कुछ करोगे पास होने के लिए, तो वही करता है यहाँ पर ये कॉपर कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये हो जाएगा 3D 10, तो ये मांगता है इलेक्ट्रॉन 4s से। अब आप बोलोगे 4s को तो खराब हो गया, फिर पूरा चले फुलफिल्ड था, तो बता दूं ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ये s में नहीं वैलिड है, ये सिर्फ PDF के लिए होती है। PDF चाहते हैं हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड होना, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं। S में कोई हाफ फिल्ड फुलफिल्ड नहीं लगता है, ठीक है। तो कॉपर जो होता है बेटा आपको ऐसे ही मिलता है, क्योंकि दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब कॉपर आपको ऐसे ही मिलेगा तो जिस फॉर्म में आपको कोई भी एलिमेंट मिलता है यूजुअली उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन किसकी? ऑफ कॉपर। तो आप बोलोगे मैम फिर ये वाली क्या है 3D 9 वाली? तो ये है एक्साइटेड स्टेट। ओके, अगर 3D 9 कॉपर को होना है तो जो इलेक्ट्रॉन है 3D 10 से, जो इलेक्ट्रॉन है 3D से, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, तब कॉपर 3D 9 होगा, क्योंकि कॉपर तो 3D 10 में ही मिलेगा हमेशा। तो बेटा ये ग्राउंड स्टेट है, और ये वाली जो है दिस इज एक्साइटेड स्टेट। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। जो आपको लगता था ग्राउंड है वो ग्राउंड नहीं है, वो एक्साइटेड है, और जो आपको लगता है कि ये एक्साइटेड है वो ग्राउंड है, क्योंकि कॉपर स्टेबल ही है 3D 10 में। और सेम फॉर क्रोमियम, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो होती है वो आर्गन 3D 5 4s1 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो S से जाता है 3D में, ताकि वो 3D 4 से 3D 5 हो जाए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि 3D 9 नहीं है, 3D 10 है ग्राउंड स्टेट, तो 3D 9 इज नॉट अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है आपको, है ना, 1s और 2s की, और बोलता है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 देखते हैं, 1s एंड 2s आर स्पेरिकल इन शेप, दिख ही रहा है स्पेरिकल, हम जानते भी स्पेरिकल होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। अगला बोलता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। सही बात है, देखो न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा डॉट्स है, जितने ज़्यादा डॉट, व्हाट आर डॉट्स? डॉट्स आर इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा डॉट मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं वो मिलते हैं न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस हैज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात कर रहा है। सी बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इक्वल इन ऑल डिस्टेंस, मतलब अगर मैं एक डिस्टेंस फिक्स कर दूँ, एक रेडियस में देख लूँ, तो उस रेडियस के अलॉन्ग पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसमें क्या होगा? उसमें सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो बिल्कुल सही है, हर जगह प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। हाँ, अगर आप दूर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन उस पूरे एरिया में प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है उस पूरे सर्कमफेरेंस पे। तो बिल्कुल सही बोल रहा है सी जो है कि इवन डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम होती है, ठीक है, थ्रू आउट। डी बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s के लिए बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो डिक्रीज करती है यूनिफॉर्मली जब हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से। तो आप जरा नोटिस करिए, जब हम जा रहे हैं दूर न्यूक्लियस से बेटा, तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में डेंसिटी मैक्सिमम है, फिर जा रहे हैं दूर, देखो बीच में थोड़ा खाली हो रहा है। खाली क्या हो रहा है? इसे नोड बोलते हैं। नोड क्या होता है? जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के चांसेस होते हैं। तो हाँ, हम गए दूर न्यूक्लियस से, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है घट रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देख रहे हो क्या हो रहा है? फिर से दोबारा हम जा रहे हैं नोड के बाद, फिर से डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो डेंसिटी पहले घट रही है नोड में, फिर दोबारा बढ़ रही है, क्योंकि फिर हमें इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही यूनिफॉर्मली, इट डिक्रीजेस फर्स्ट देन इंक्रीजेस। तो इसलिए डी जो है गलत कह रहा है, डी इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ रेडियल नोड कितनी होगी 3p ऑर्बिटल। बेटा 3p ऑर्बिटल जो हमारा होता है, व्हाट इज रेडियल नोड? रेडियल नोड जो होती है बेटा, रेडियल नोड इक्वल होती है आपके n माइनस एल माइनस 1 की। बच्चे 3p के लिए जो n है वो 3 होगा, दिख ही रहा है। l कितना होगा? l होगा आपका 1, तो पुट करो 3 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1। तो फॉर 3p देयर इज 1 रेडियल नोड, तो इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोल रहा है कितनी एंगुलर नोड है 4D। बेटा एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल एल के लिए, जो वैल्यू होगी एल की वही होती है वैल्यू एंगुलर नोड की। तो आप देख रहे हैं 4D के लिए बेटा डी है, डी का मतलब एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू 2 होती है, तो एंगुलर नोड भी कितना होगा, तो इस हिसाब से एंगुलर नोड भी आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सा जो रूल है, which of the following responsible to rule out the existence of definite path और trajectory of electron, मतलब कौन सा प्रिंसिपल है, क्या है जो इलेक्ट्रॉन का जो है आपका डेफिनेट पाथ नहीं मानता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट जगह पर इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन है, कौन सा रूल, कौन सा नहीं मानता है प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या है इसमें जो नहीं मानता कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स पोजीशन में घूमता रहता है, कौन है वो रूल, तो वो रूल है सेकेंड वाला, हाइजेनबर्ग ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोलता है, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको पाने की प्रोबेबिलिटी होती है, वी कैन नॉट बी सर्टेन कि इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा, डेफिनेट कोई पाथ नहीं है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं वहीं मिले, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है वहाँ ज़्यादा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं होगा ये आप नहीं कह सकते। इसीलिए ही हमारा कॉन्सेप्ट आया कि हम ऑर्बिट नहीं, हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, एक 3D स्पेस है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होती है, जिसको ऑर्बिटल है ना। और ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल 2D, बोहर ने ऑर्बिट यूज़ किया था, लेकिन हाइजेनबर्ग जो थे उनसे फिर आगे आया था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की। ऑर्बिटल होता है इट इज अ 3D स्पेस जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90%। तो इसलिए हाइजेनबर्ग नहीं मानते कि कोई डेफिनेट चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है पर डेफिनेट कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो बोलता है आपको टोटल नंबर ऑफ एसोसिएटेड ऑर्बिटल विथ 3D शेल, 3D शेल के साथ कितने ऑर्बिटल होंगे, 3D के नहीं, थर्ड शेल के साथ कितने ऑर्बिटल होंगे, तो बेटा थर्ड शेल मतलब n = 3, ठीक है। अब इसे करने के दो तरीके, मुझे पता है बेटा जो थर्ड हमारा शेल होता है उसमें 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। 3s में 1 होता है ऑर्बिटल, 3p में आपके 3 होते हैं और 3d में आपके 5 होते हैं। तो इस हिसाब से आपके 1 + 3 + 5 मतलब कितने हो गए आपके 9 ऑर्बिटल। तो 9 आंसर आ चुका है। एक तरीका और है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो है इक्वल टू होता है हमारा किसका, इक्वल टू होता है हमारा n² के। अगर मुझे ऑर्बिटल निकालना है जो भी शेल है उसका स्क्वायर कर दो, उतने ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप देख रहे हो 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मार्क कर दो पहले तो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड किस में करता है, तो बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ये होता है √L + 1 h×। तो आप देख रहे हैं इसके फॉर्मूले में L आ रहा है, व्हाट इज L, L व्हाट क्या होता है, L होता है हमारा एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, तो इट डिपेंड्स अपॉन L विच इज एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स L। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कौन सी स्पीशीज के सेम इलेक्ट्रॉन है, तो भाई बी ऑप्शन देखिए, आयरन के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 26 होते हैं और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन 25 होते हैं। अब जानते हैं तो Fe3+ और Mn2+ में कितने, Mn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो कितने होंगे Mn2+ में 24 हो जाए 23 हो जाएंगे, और Fe में कितने होंगे, Fe में आपके B23 हो जाएंगे। तो दे बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये उससे बस एक ही ज़्यादा था, तो 3 इसके निकाले 2 इसके निकाले तो बराबर तो आ गए दोनों, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है क्या कौन सा स्टेटमेंट में सही है, तो पहला ऑप्शन आपको बोलता है कि Z इफेक्टिव जो है 2s और 2p का वो सेम है। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज 2s और 2p में वो s का वो p का है, और s जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो s का p से हमेशा Z इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज s इज ड्यू टू न्यूक्लियस, तो इट हैज़ मोर अट्रैक्शन पावर, तो S हैज़ मोर Z इफेक्टिव देन द P। तो 2s 2p में 2s की Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, 2p से कम नहीं होगा, बराबर नहीं ज़्यादा होगा। अगला बोल रहा है 2s 2p का बराबर है, ये भी गलत है क्योंकि बराबर नहीं हो सकता, 2s का ज़्यादा Z इफेक्टिव, ठीक है ना। तो 2s की जो एनर्जी होगी आपकी वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होता है एनर्जी कम होती है। ये कह रहा है सेम एनर्जी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। सी बोल रहा है Z इफेक्टिव जो है इलेक्ट्रॉन का इन 1s इज द सेम एज Z इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p। 2s गलत है क्योंकि 1s और 2s दोबारा बात होगी, 1s में देखो भले दोनों s के है पर वो 1 का है वो 2 का है,
एनर्जी डिपेंड करता है आपका किस में, एनर्जी डिपेंड करता है आपका एन और एल में। अगर एन कम है एनर्जी कम है और एल कम है एनर्जी कम है। तो भाई देख रहे हो अब एन प्लस एल देखिए, इसका एन प्लस जो होगा एन प्लस एल तो 1 + 0 आएगा, इसका एन प्लस एल 2 + 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं 1s की एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो मतलब वो न्यूक्लियस के पास होगा, इसका मतलब ये है उसका ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा। जो जितना न्यूक्लियस के पास जो जितना एनर्जी कम उस पर उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है, इसलिए सेम नहीं होगा, 1s का कम होगा। डी बोल रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ये कह रहा है उन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा उनका स्पिन क्वांटम नंबर ऑपोजिट होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s में, एक क्लॉक है दूसरा एंटी क्लॉक होगा, तो अगर एक का s जो है +½ होगा बेटा, दूसरे का s जो है -½ ही होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है, इसलिए दोनों का स्पिन जो होगी ऑपोजिट होगी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है कि हाँ भाई दोनों की स्पिन जो होगी ऑपोजिट होगी। चलिए करते नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है क्या इनकरेक्ट है इन सब में से। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है आपको कि 5D के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, बिल्कुल दे ऑल आर डीजेनरेट। 3D की कोई भी अगर 3D हो, 3D की आपस में सेम होगी, 4D की आपस में सेम होगी, 5D की सारे सब शेल अगर उनका n सेम है उनकी एनर्जी सेम ही होती है। तो सही बोल रहा है, बी कह रहा है कि dx dy dz का शेप सेम है, ओके सेम है, पर dx² - y² dz का शेप जो है वो सेम बिल्कुल नहीं होता है। d² - y² और dz² का शेप एकदम ही अलग है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये, बी जो है इनकरेक्ट बोल रहा है। इनका सेम हो सकता है, इनका सेम है, पर इन दोनों का सेम नहीं होता है शेप। सी सही है, क्योंकि 5D ऑर्बिटल जो होते हैं और 4D ऑर्बिटल जो होते हैं इनका बेटा देखो शेप सेम होगा, शेप दोनों डी के है, शेप सेम होगा पर साइज अलग होगा। 5D बड़ा होगा आपका कैसे, आपके 4D से, और सी कह रहा है इनका शेप सेम है। हाँ 4D 3D दोनों ठीक है, डी ऑर्बिटल है, दोनों का सेम शेप होगा, बस डिफरेंस होगा साइज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन क्या है आपका एल का और एम का, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या है किससे, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर से क्या रिलेशन है, क्वेश्चन आपको ये पूछा है। कैसे करोगे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा nm हो गया, ये हमारा l हो गया, तो क्या होता है ये 2l+1 बताया था मैंने, m = 2l+1, m को 2nm बोला, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो m है वो लिखना है सबस्क्रिप्ट में, सब्सक्रिप्ट में लिख लेते हैं। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं वैल्यू को, तो nm कितना हो गया, ये -1 = 2l, तो बेटा l कितना हो गया nm - 1 / 2, तो दिस इज द आंसर। तो ये रिलेशन है l का nm के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है मॉलिक्यूल ने वो इतनी है, मतलब इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो एनर्जी जो E है एनर्जी वो 4.4 × 10⁻19 जूल दे रखी है। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब, जो एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, जो बॉन्ड एनर्जी है जो चाहिए उसको निकलने के लिए, जो चाहिए बॉन्ड टूटने के लिए, वो कितनी है, वो है आपकी जो E0 है वो है आपकी 4.4 × 10⁻19 जूल। पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एटम की, तो रिलेशन याद था वो E = क्या, E = E0 + काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो लगाओ फॉर्मूला, तो 4.4 इंटू, थोड़ा उस तरफ लिखती हूँ मैं, E = E0 + काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, तो 4.4 × 10⁻19 = 4.410। अच्छा एक काम करो, थोड़ा एरर है इसमें, 4 कर दो इसको, ठीक है, वरना यहाँ से 0 आएगा आपका, 0 कोई ऑप्शन में है नहीं। 4 × 10⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी 4.4 × 10⁻19 -4 × 10⁻19, कॉमन आएगा, -19 कॉमन आएगा, 4.4 - 4 मतलब 0.4 × 10⁻19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आई है, पर ये काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल की आई है, लेकिन उसने पूछा है पर एटम बताओ, तो उस मॉलिक्यूल में 2 एटम थे, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी 2 एटम की है। ये काइनेटिक एनर्जी है फॉर A2 की, A2 की है, 2 एटम की काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमें निकालना A की पर एटम की, तो काइनेटिक एनर्जी पर एटम क्या हो जाएगी, पर एटम हमारी हो जाएगी 0.4 × 10⁻19 / 2 जूल, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0.2 × 10⁻19 जूल
मतलब 2 × 10⁻⁻20 जूल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। हमने निकाला था वो 2 एटम का था, A2 का था, क्वेश्चन था पर एटम, क्वेश्चन पर एटम है तो हमने डिवाइड बाय 2 करा इसलिए, क्योंकि A2 में 2 एटम, अगर यही होता A3 तो हम डिवाइड बाय 3 करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाइड्रोजन की एनर्जी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो ई टोटल है दे रखा है वो दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या है, बेटा रिलेशन पढ़ा होगा आपने, ई टोटल क्या, और ई टोटल होता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला था, पढ़ा होगा। तो अगर हमें पता है टोटल, कुछ नहीं करना, साइन को रिवर्स कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा क्या, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज काइनेटिक एनर्जी आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु मॉडिफाइड बोहर्स थ्योरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। किसने मॉडिफाई किया था, ये मॉडिफाई किया था बेटा समरफील्ड ने मॉडिफाई किया था, फैक्चुअल है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि हाइड्रोजन जो है उसका 13 पॉइंट से आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा हीलियम प्लस का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा एनर्जी का, एनर्जी तो दी हुई है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इंटू Z²/n², ये फॉर्मूला है। अब ये बात कर रहा है फॉर H एटम, तो बेटा H एटम की बात करें तो 13.6 हमें वैल्यू दे रखी है, -13.6 इंटू क्या, सही पॉजिटिव है, इंटू 1 का स्क्वायर बाई n का स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है, पॉजिटिव कर दो, क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा कट जाएगी वैल्यू है n कितना, n हो जाएगा 1, मतलब ये बात कर रहा है फर्स्ट शेल की, कट जाएगा वैल्यू, n की वैल्यू 1 आएगी, तो हमने निकाल दिया कि ये फर्स्ट शेल की बात कर रहा है। हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी वो फर्स्ट शेल की थी, उसी शेल की हीलियम का पूछ रहा है। तो अब हम निकालेंगे हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही वाला, इसे पॉजिटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव रहता है ना। तो इट विल बी 13.6 इंटू Z², Z कितना होगा इसका 2 का स्क्वायर, और n कितना है 1, तो 13.6 इंटू 4 दैट विल बी 54.4, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो आंसर क्या होगा 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन was shown experimentally to have wave property, किसने बताया वेव प्रॉपर्टी होता है, तो द आंसर इज सी, डेविसन एंड जर्मन ने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी वेव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इतने ही क्वेश्चन है, तो हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। टोटल क्वेश्चन 67 थे बेटा, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन। आई होप आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, आपसे सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, जो नहीं लगे आपने सुन लिया होगा एक्सप्लेनेशन। अब आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस चैप्टर में कि मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं। आप चाहो तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तब तक करिए जब तक आपको ना लगे कि हाँ भाई मुझे चैप्टर अच्छे से आ गया है। ये थे सारे PYQ एग्जाम्पलर जो कि अभी तक आए हैं हमारे नीट में या NCERT में, जो भी एग्जाम्पल जो भी बुक क्वेश्चन थे वो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो बस अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बस चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट PYQ करेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।